हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है साइंस की सीरीज हम चला रहे हैं, उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की यांत्रिकी एक परिचय, यानी मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर जो है इसके जो विभिन्न आयाम हैं, इसके जो विभिन्न जो वेरियस डायमेंशंस हैं, उनकी हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, जहाँ तक यांत्रिकी का परिचय है उसकी बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिक्स। तो क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है पिंड पर बल के प्रभाव और इससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं, यानी मैकेनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए ये पिंड है ना। अब इस पर कोई बल जो है कार्य कर रहा है। अब इसका जो जो बल जो है कार्य कर रहा है, इसमें जो उत्पन्न गति होगी, है ना, तो इसी के जो कह सकते हैं इसके जो आयाम है, गति, इसके जो चाल है, इसकी दूरी है, इसके जो त्वरण है, इस तरीके से इसके जो विभिन्न आयाम उत्पन्न होते हैं ना, तो इसके हम कहेंगे बल के प्रभाव और उसमें जो उत्पन्न गति होती है, इसके जो विभिन्न इस प्रकार से जो सम्मिलित रूप से जो आयाम होते हैं, इन्हीं को मिलाकर के कहा जाता है यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स, है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग इसके आयाम होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गति क्या है, उसको बारे में जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, यानी गति क्या है, हम देखेंगे इसको। ये है हमारा गति के बाद गति एक परिचय, यानी मोशन एंड इंट्रोडक्शन। अब गति का परिचय के बारे में बात करें तो इसके जो विभिन्न आयाम होते हैं इसका हम चर्चा करेंगे। तो आइए जो है वेरियस डायमेंशंस ऑफ द मोशंस को देखें। गति में कौन कौन से आयाम होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दूरी और चाल, यानी डिस्टेंस और स्पीड की, है ना। क्या क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो ध्यातव्य है कि दूरी और चाल जो है दोनों ही धनात्मक होती हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों क्या होती हैं, दूरी और चाल क्या है, वो धनात्मक है। अब दूरी कैसे हो सकती है, देखिएगा, जैसे ये एक पॉइंट है, कोई ओरिजिन पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ पर बी, है ना, ये बी। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी हुई ना, वो हमारी, यानी जितनी भी जो यहाँ पे दूरी है, यही हमारी कहलाती है, इसके बीच की दूरी होती है ना। अब चाल क्या होता है, मान लीजिए ये 5 मीटर है डिस्टेंस, है ना। अब ये 5 मीटर है या 10, चलो 15 मीटर मान लिया, ये 15 मीटर है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कोई व्यक्ति जो है 15 मीटर की चाल जो है, मतलब दूरी जो है, वो कितने मिनट में तीन करता है, तीन मिनट में जो है वो मान के चलिए दूरी तय कर रहा है। तो अब हम क्या है, इसकी चाल कैसे निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, जो दूरी है वो और समय जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उससे, है ना। तो क्या करेंगे, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय यानी 15 मीटर बटे 3। तो जो याद निकल कर आता है वो हमारा आता है चाल। कहने मतलब यह है कि चाल और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यानी चाल और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं दूरी और यहाँ पर काटेंगे इसको, दूरी और समय, कितना समय लगा उसमें चलने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वही होती है चाल, है ना। तो यही होती है इसकी चाल, है ना। तो ये होती है। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दूरी है और चाल है, दोनों ही क्या है, धनात्मक हैं, और दोनों ही जो है क्या है, वो अदिश राशियाँ हैं, है ना। ये होता है। इसका अगर मात्रक की बात करें, दोनों का मात्रक देखेंगे। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अगर हम बात करें जो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, तो m/s, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से दूरी और चाल की जो है ये मात्रक होते हैं। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा देखते हैं चाल के विभिन्न रूप क्या होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाल की जहाँ तक बात है, तो चाल क्या हो सकती है, देखिए, एक समान यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। यानी कोई व्यक्ति जो है, मान के चलिए ऐसे चल रहा है ना, यहाँ ऐसे करके ये चल रहा है, यानी 1 सेकंड, यानी मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 मीटर है, फिर अगली 5 मीटर है, फिर अगली 5 मीटर है, फिर अगली 5 मीटर है, और ये 1 मिनट में चल रहा है, यहाँ भी 1 मिनट में चल रहा है, यहाँ भी 1 मिनट में चल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर मिनट में अगर वो 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो हम कहेंगे उसकी जो दूरी, उसकी जो चाल है वो क्या है, वो समान है ना। तो ये होता है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, यानी एक समान समय अंतराल है और उसमें जो है समान रूप से जो है दूरी जो है तय की जा रही है, तो उसका हम कहेंगे एक समान चाल, है ना। तो ये होता है। असमान चाल क्या होता है, यानी जो समान, एक समान, कोई भी आप ले लीजिए, एक समान समय अंतराल, मान लीजिए 1 मीटर, एक जो है सेकंड में या 1 मिनट में बात करें, तो पहले मिनट में मान लीजिए वो 5 किलोमीटर चला, दूसरे में 6 किलोमीटर चला, तीसरे में जो है वो 7 किलोमीटर चला। तो इस तरह से जो इसकी दूरी, ये क्या हो गई, चाल, इसकी असमान चाल हो गई। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब औसत चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, जो दूरी, कुल दूरी तय की गई है ना, कुल दूरी तय की गई है, उसका अगर हम समय से अनुपात, यानी समय से अगर उसको डिवाइड कर दें, तो वही होता है हमारा क्या,
औसत चाल, है ना, एवरेज स्पीड। जैसे मान के चलिए पहले मिनट में वो 5 किलोमीटर चला, दूसरे में वो 6 में चला, तीसरे में वो 7 चला, है ना। तो अगर मान के चलिए इस तरह से चलता है तो मान इसमें हम जोड़ देंगे इन तीनों को, है ना। तो तीनों कितने हो गए, 5 6 11 और 7 18। और बात के चलिए कि इसको कितने मिनट लगे, 3 मिनट लगे। मान लो पहले मिनट में ये चला, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड, है ना। तो इस सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। तो ये है। अब हम इसको जो है अगला जो आयाम है उसको समझने का प्रयास करेंगे, वो है हमारा विस्थापन और वेग, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये कोई ओरिजिन पॉइंट है ए, है ना। अब कोई व्यक्ति यहाँ से गया बी तक, है ना, बी के बाद में फिर गया सी बिंदु तक, यहाँ तक गया, इसके बाद में फिर डी तक गया, है ना, ये, और इसके बाद में फिर ए तक आ गया, ऐसे करके। यानी यहाँ तक गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसके बाद में यहाँ गया, और फिर अंतिम रूप से इसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से वो चला था। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से वो चला था, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो ये जो है ये दूरी है ना। यानी कहने मतलब है, अगर ये स्थान से जो है, अगर इसका जो है 0, यानी जहाँ से चला तो वहीं आकर रुक गया ना ये, तो जहाँ से चला था वहीं पर आकर रुक गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपने स्थान से जो है इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी विस्थापन नहीं हुआ, वो जहाँ था वहीं पर आकर जो है अंतिम रूप से, इसे हम कहेंगे अंतिम रूप से, यानी फाइनली जो है उसका जो अंतिम रूप से कहेंगे तो उसका कोई विस्थापन नहीं हुआ, वो अपनी जगह से नहीं हिल पाया अंतिम रूप से, क्योंकि कह सकते हैं पूरी चारों तरफ की दूरी काट करके वो अंतिम रूप से वहीं पर आ गया। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, ये दूरी है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे करके, तो देखिएगा एक पॉइंट हम मान लीजिए ये लेते हैं ए बिंदु, और दूसरा लेते हैं हम बी बिंदु, है ना। अब यहाँ से कोई व्यक्ति चला और यहाँ तक जाकर वो ये जो है यहाँ से चला था और यहाँ पर जाकर वो रुक गया। तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो है यहाँ से ए से और बी की दूरी जो है, यही दूरी कहलाती है हमारी विस्थापन। तो अब जो है यहाँ पर विस्थापन हो गया अंतिम रूप से, यानी यहाँ से चला और वो अंतिम रूप से कहाँ पर जाकर रुक गया, बी पॉइंट पर रुक गया। तो यही होता है हमारा विस्थापन। बस यही अंतर होता है दूरी में और विस्थापन में। तो दूरी में क्या होता है, दूरी चल तो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो अंतिम रूप से विस्थापन की ओर दिशा नहीं करता कि आखिर उसमें विस्थापन हुआ है कि नहीं, लेकिन वो चल रहा है, यानी उसकी जो है दूरी तय कर रहा है ना। तो वही होता है। तो इसमें जो है विस्थापन में क्या होता है, एक अपना जो मूल स्थान से अगर वो हट जाता है तो वही होता है विस्थापन, है ना। अब विस्थापन की बात कर ली हमने। अब बात करेंगे, मान लीजिए 5 मीटर चला और इसकी जो दूरी है, यानी वो 1 मिनट में चला, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में। तो अब हम कहेंगे क्या कि जो 5 मिनट में 5 मीटर जो है वो दूरी कितने मिनट में तय की उसने, 1 मिनट में। तो यही कहेंगे हम इसका जो है क्या है, ये जो दूरी, सॉरी, ये जो विस्थापन हुआ ना, इसे दूरी नहीं कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये जो विस्थापन हुआ कितना, 5 मीटर का कितने सेकंड में या 1 मिनट में, है ना। तो इसका जो हो जाएगा ये मीटर, 5 मीटर और कितने मिनट में, 1 मिनट में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो वेग है हमारा क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना। तो विस्थापन कितना है, यानी विस्थापन मीटर में आता है, और इसका जो समय है वो कितने में आता है, सेकंड में आता है। तो हम कहेंगे ये जो वेग है उसका भी क्या हो गया, देखिए जब मात्रक की बात करें तो मात्रक भी क्या है यहाँ पर, मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा चाल में था, चाल में भी वही था, और हमारा जो है ये विस्थापन में वही है। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पर हम विस्थापन, यानी यहाँ पर हम जो है चाल की उसकी जगह जो है क्या कर लेते हैं, जो हमारा दूरी होती है उसकी जगह क्या करते हैं हम, यहाँ पर विस्थापन लिखते हैं। बस अंतर यही होता है। तो हम दोनों में यहाँ पर अंतर समझते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। तो विस्थापन और दूरी, विस्थापन और वेग जो है दोनों ही क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं, और ये दोनों धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं, और शून्य भी हो सकती हैं, है ना। धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और शून्य भी हो सकती हैं। अब विस्थापन जो है वो शून्य क्यों होगा, क्योंकि अगर वो अंतिम रूप से यहीं पर आ गया तो विस्थापन क्या हुआ, 0 हो गया, है ना। तो इसमें विस्थापन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, क्या विस्थापन 0 होने के बाद में क्या दूरी जो है वो हो सकती है, क्या हो सकती है, जैसे हमने अभी देखा था, ए पॉइंट से गया, यानी वो यहाँ से ए पॉइंट से गया, फिर यहाँ गया बी पे, फिर यहाँ गया सी पे, और फिर यहाँ अंतिम रूप से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ विस्थापन तो शून्य है, लेकिन दूरी जो है वो चल रहा है लगातार, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, और यहाँ भी गया, है ना। तो यह है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न रूप क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसके वेग और विस्थापन की, इसको देखेंगे क्या है। अच्छा, वेग के विभिन्न रूप क्या हैं, तो एक समान वेग। अब हम जो बात करेंगे तो वेग जो होता है ना, वेग, उसको ही हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से गति कहते हैं, है ना। तो देखिएगा गति क्या होती है, इस गति में और चाल में क्या अंतर है, बस जो वेग होता है ना वही वेग हमारा गति होता है, जबकि चाल जो है वो बिल्कुल अलग है, उसमें विस्थापन नहीं दिखाया जाता। अंतर बस ये समझ लीजिए, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं,
तो आगे हम बात करेंगे, देखिए एक समान बेग का मतलब क्या हो गया, एक समान बेग जैसे हमने देखा था वहाँ पर एक समान चाल। तो अगर वो जो है एक समान, यानी एक पॉइंट बी थी और मतलब ए नंबर 1 पॉइंट ले लीजिए, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इस तरह से जो पॉइंट लिए, तो पहले जो अंतराल है इसके बारे में बात करेंगे। जो अगर हम आगे क्या कर रहे हैं, एक समान समय समांतराल में, समान समय अंतराल, यानी 1 सेकंड में अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे सेकंड की बात करें तो ये भी 1 सेकंड हुआ, तीसरे सेकंड में देखें तो ये भी 1 सेकंड हुआ। तो अगर पहले सेकंड में जो है वो 5, इसका जो विस्थापन हुआ 5 मीटर हुआ, दूसरे में 5 हुआ, तीसरे में 5 हुआ, तो अगर इस तरह से विस्थापन जो है 5-5 मीटर की दर से मतलब हो रहा है, तो हम कहेंगे इसका जो बेग है वो क्या है, समान है, यानी एक समान बेग है। अगर हम इसी तरह से जब बात करें असमान बेग की, तो अगर हम यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 का हो रहा है, यहाँ पर 7 का हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये असमान बेग है। यानी पहले सेकंड में कितना विस्थापन हुआ 5 मीटर, दूसरे में कितना हुआ 6, तीसरे में कितना हुआ 7। तो इस तरह से जो हो जाएगा वो असमान बेग हो जाएगा, और उसे हम कहेंगे असमान यानी गति। और समान समय अंतराल में जो है असमान विस्थापन को हम क्या कहते हैं, असमान बेग कहते हैं। अब वही बात है यहाँ पर औसत बेग क्या हो गया, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो उनका जो है कुल विस्थापन और कुल समय का क्या होता है, अनुपात, वही होता है हमारा क्या, औसत बेग। जैसे हमने औसत चाल देखा था वहाँ पर, तो कुल विस्थापन क्या होता है, मीटर में होता है ना, और समय क्या होता है, समय भी यही होता है। तो औसत बेग भी किसी में आएगा, इसका यही आएगा, है ना। तो ये होता है, ये होती चीज़ें हमारी विस्थापन और बेग के बारे में हमने यहाँ पर समझा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर त्वरण। अब देखिएगा त्वरण क्या होता है यहाँ पर। आप त्वरण की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, त्वरण का संबंध जो होता है वो बेग से होता है। किससे होता है, बेग से। हमने क्या पढ़ा, विस्थापन का संबंध किससे होता है, बेग से होता है, और बेग का संबंध किससे होता है, त्वरण से होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए त्वरण क्या है। त्वरण एक सदिश राशि है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है ना। धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या शून्य, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि त्वरण एकांक समय में बेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अब बेग परिवर्तन की दर क्या होगी, देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, इसको भी देखेंगे। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल है, यहाँ से हम लेते हैं। देखिए ये है त्वरण और बेग में परिवर्तन की रेखांकित किया गया है। मान लीजिए ये क्या है, देखिएगा इसको समझने, 13 मीटर, यानी नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 की बजाय 5 है, ये 5 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ पर जो 0 सेकंड लिया पहले, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेकंड हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चला हुआ है। तो अगर हम बात करें, देखिएगा, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर के फर्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है ना। दूसरे में देखेंगे तो 10 का चला, है ना। तीसरे में देखा तो 15 का हुआ, यहाँ से 20 हुआ, यहाँ से 28 हो गया, है ना। यहाँ से फिर क्या हुआ, 40 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें अंतर क्या है, देखिए यहाँ से 5 और 10 के बीच में कितना है, 5। यहाँ पर देखेंगे 5 है, और यहाँ पर देखेंगे 5 है। अब देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बेग है क्या है, यहाँ पर समान बेग है, यहाँ पर भी समान बेग है, यहाँ पर भी समान बेग है ना। यहाँ पर भी समान बेग है। इसका मतलब क्या है, पहले जो अंतराल हुआ समान, यानी 5 की जो बेग था वो पहले कितना था, बेग 5 मीटर के हिसाब से था। यहाँ से वो चला 5 मीटर से, और अगले बाद में जब सेकंड में पहुँचा तो उसका बेग कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हो गया। इसका मतलब जो है बेग परिवर्तन कितना हुआ, 5 मीटर का, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर वो है 10 मीटर प्रति सेकंड से था। इसके बाद में जो है सेकंड पर जब आया तो वहाँ पर उसका जो है बेग कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब जो है फिर वहाँ पर जो है 5 का क्या हुआ, मतलब अंतर आ गया। यानी पहले 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, अब जो बेग और उसका अब जो है 15 मीटर हो गया है। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ भी जो है इसका जो क्या हुआ परिवर्तन, 5 का हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 5 का हुआ, यहाँ भी 5 का हुआ, है ना। अगली बार फिर देखेंगे 15 से 20 तक, जब थर्ड सेकंड की बात आई तो जो है उसका जो बेग हुआ तो वही क्या है, 15 से 20 हो गया यहाँ पर पे। तो फिर यहाँ पर बेग क्या हो रहा है, 15 से 20 का मतलब यहाँ पर जो है परिवर्तन कितना हुआ, 5 का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी परिवर्तन 5 का हुआ, यहाँ पर भी परिवर्तन 5 का हुआ, यहाँ भी परिवर्तन 5 का हुआ। बेग लगातार बढ़ रहा है। बेग जो है यहाँ से एकदम 5 से लेकर के यहाँ तक 20 पर बढ़ गया, बढ़ता हुआ बेग है उसमें। लेकिन जो है साथ ही साथ क्या करते हैं, परिवर्तन की हम जब बात करते हैं तो परिवर्तन यहाँ कितना हो रहा है, 5 का, 5 का, 5 का। तो जब इस तरह से जो है समान परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे इसको समान त्वरण है, ये है ना। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं, और थर्ड ये यहाँ से चलते हैं हम 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अगला जब 4th सेकंड आया तो उसका जो बेग हो गया वो परिवर्तन होकर के कितना आ गया, देखिए 28 हो गया। तो हम यहाँ पर कितना हो गया, 28। यहाँ पर 5-5 चल रहा था, यानी समान परिवर्तन हो रहा था। अब जो है परिवर्तन कैसा हो गया, असमान हो गया, 28, 8 आ गया, है ना। तो यहाँ पर 5-5 की बजाय अब 8 हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, देखिएगा 28 से यहाँ 40 प्रति सेकंड के हिसाब से हो गया। तो यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ, 12 का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर तो 5-5 चल रहा था, यानी समान बेग परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है असमान हुआ, 8 हो गया, 12 हो गया, है ना। अगली बार देखेंगे हम 40 से 60 क्या हुआ, 40 से 60 का मतलब 20 हो गया। तो यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ, 20 का। तो ये कहलाता है हमारा समान परिवर्तन, और ये कहलाता है हमारा समान
असमान परिवर्तन। अब जब समान परिवर्तन होता है ना वेग में, तो उसे हम कहते हैं समान त्वरण, और जब असमान परिवर्तन होता है वेग में तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरण। तो ये होते हैं हमारे त्वरण के विभिन्न रूप, यानी समान त्वरण और असमान त्वरण, है ना। तो ये होता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा त्वरण क्या है। त्वरण एक सदिश राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा वहाँ पर समान है तो वहाँ पर जीरो भी हो सकता है ना। धनात्मक भी हो सकता है, ऊपर अगर जा रहा है तो धनात्मक, नीचे आ रहा है तो ऋणात्मक, और वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो शून्य है ना। तो ये है, क्योंकि त्वरण एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। वेग परिवर्तन हमने देखा ना, वहाँ पर पहले 5 का हुआ है ना, 3 सेकंडों तक लगातार 5 का हो रहा था तो हम समान कहेंगे वहाँ पर। अगली बार देखा हमने तो वहाँ पर जो है चौथे सेकंड में क्या हो गया, असमान परिवर्तन हुआ। तो वो हम जो है यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि त्वरण जो है एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर्शाता है, इसलिए जो है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। त्वरण का अगर मात्रक की बात करें तो त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर है ना। तो वेग परिवर्तन क्या है, वेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, सेकंड है ना, प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड में जो है कितना परिवर्तन हो रहा है वेग में, तो वही हो जाएगा क्या, उसका त्वरण का मात्रक। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना, वेग और बटे सेकंड। तो ये वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर सेकंड, ये तो होता है। इसके बाद में फिर उसको मतलब बटे में लिखेंगे सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो है त्वरण का मात्रक होता है। अब त्वरण के जो है हमने देखा यहाँ पर एक समान हो सकता है, यानी समान समयांतराल में वेग परिवर्तन नियत होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब जो है जाकर के क्या होगा, वो एक समान होगा। और अगर मान के चलिए समान समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर कैसी है, वो असमान है। हमने देखा था पहले 8 हुई, फिर 12 हो गई, है ना, इस तरह से, तो वो जो है वो असमान त्वरण हुआ। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, ये हमने देख ही लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा ये सब क्या है, ये 5 है, 5 है ना, ध्यान रखिएगा, 5, 10, 15, 20। अब यहाँ से देखिएगा 5 के बाद 10 हुआ, है ना, परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पर 5 का। यहाँ से हम देखा अगले सेकंड में कितना हो गया, इसका जो गति है वो बढ़कर के कितनी होगी, त्वरण मतलब वेग कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर फिर 5 का हो गया है, यहाँ पर देखा फिर 5 का हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 8 का हुआ, अगला देखा तो हमने 12 का हुआ, अगला देखा तो हमने 20 का हुआ। अब यहाँ पर जो है समान यह क्या हो रहा था, समान परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन यानी बढ़ भी रहा है लेकिन परिवर्तन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है जब बढ़ रहा है 5 का ये समान है, इसके बाद में ये असमान परिवर्तन हुआ। तो इसे हम कहेंगे जो है त्वरण का जो है समान और असमान मतलब क्या होता है, ये परिवर्तन हो रहा है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गति के विभिन्न रूप कैसे कैसे होते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो विमाओं के आधार पर जो है गति किस प्रकार से होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा एक विमीय गति होती है, 1 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है, कोई पिंड जो है द्वारा केवल एक दिशा में गति करना। जैसे सरल रेखा में कोई चल रही है, जैसे यहाँ से चली सरल रेखा में कोई गाड़ी जा रही है ना, इस तरह से हम चल रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो सीधा चल रहा है, तो क्या हो गई, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। अब इसके मान के चलिए कुछ तरह से चल रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से जो है कोई मतलब रॉकेट छोड़ा गया ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये ऊर्ध्वाधर गति। तो जब हम सरल रेखीय और ऋजु रेखीय और या ऊर्ध्वाधर रेखीय, यानी हम ऋजु रेखीय या ऊर्ध्वाधर हो सकती है, तो हम किस तरह से, या तो हम सीधे रेखा में चलें तो उसका हम सरल रेखीय कहेंगे, अगर हम ऊपर चल रहे हैं तो हम यह ऊर्ध्वाधर कहेंगे, ऊपर या नीचे और दाएँ या बाएँ, है ना। तो जब दाएं या बाएं चलते हैं तो हम कहते हैं सरल रेखीय है, और ऊपर नीचे की जब गति होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक प्रकार से ये मान के चल लो आप, है ना। ये होती है हमारी कौन सी, एक बीमा। एक बीमा में चलेंगे हम, यानी अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे ना, नीचे जा रहे हैं तो नीचे ही जा रहेंगे। कुछ चीज़ें मतलब देखा होगा आपने, अगर हम लेफ्ट चल रहे हैं तो लेफ्ट चलते हैं, राइट चल रहे हैं तो राइट चल रहे हैं, है ना। तो जिस तरह जब चलते हैं तो ये क्या होती है, गति सरल रेखीय गति होती है। अब कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो द्विविमीय होती हैं। द्विविमीय मतलब जैसे वक्र रेखा। अब ये यहाँ से देखिए वक्र रेखा मतलब कैसे होगा, देखिएगा अगर हम मान के चलें ऐसे चलें, ये क्या है, वक्र रेखा, है ना। अब ये क्या कर रहा है, देखिए अब ये ऐसे कर रहा है जैसे मान के चलिए यहाँ से चला, यहाँ से वक्र रेखा में कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो ये एक दिशा में नहीं चल रहा है, तो हम कहेंगे इसको क्या है, ये वक्र रेखीय गति है ना। इसके बाद में वृत्तीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति आपने देखा होगा, इस तरह से वृत्त बनाया और ये लगातार इस तरह से वृत्तीय गति कर रहा है ना, तो ये वृत्तीय गति है। अगर वृत्त में जो गति हो रही है उसे हम कहेंगे वृत्तीय गति है ना। एक होता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य मतलब ये होता है आपको यहाँ से फेंका और यहाँ पर इस तरह से जो है कोई चीज़ जा रही है, प्रक्षेप्य रूप में जा रही है ना, तो ये हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। एक होता है आपका दोलन गति। अब दोलन गति क्या होती है, यहाँ एक आपने घड़ी देखी कि पेंडुलम वाली, वो यहाँ से चलती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ चली जाती है। तो हम इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे बोले, दाएँ बाएँ इस तरह से जो चलती रहती है, इसे हम कहते हैं दोलन गति,
है ना। तो प्रक्षेप्य गति ये हुई, दोलन गति ये हुई, वक्र रेखीय गति ये हुई, और सर्कुलेशन यानी जो वृत्तीय गति होती है वो ये होती है। तो इस तरह से हमने ऐसी जो गति होती हैं वो कौन सी होती हैं, द्विविमीय गति होती हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कौन सी जो है इसमें एक विमीय गति है, कौन सी इसमें द्विविमीय गति है। तो ध्यान रखिएगा, सरल रेखा में चली हुई या रेखीय और ऊर्ध्वाधर रखी तो क्षैतिज होती हैं, और या फिर ऊर्ध्वाधर जो गतियाँ होती हैं उसका हम कहते हैं एक विमीय, और वक्र रेखीय, वृत्तीय और प्रक्षेपीय और दोलन गति जो होती हैं वो किस में होती हैं, द्विविमीय होती हैं, है ना। एक आती है आपकी त्रिविमीय। त्रिविमीय में क्या होता है, इसमें अगर हम देखें द्विविमीय कैसे करेंगे, कैसे उसको कहते हैं द्विविमीय, देखिएगा। इसमें अगर मान के चले यहाँ से हम फेंकते हैं कोई चीज़, तो देखिए अगर हमने कोई चीज़ यहाँ से फेंकी तो देखिएगा पहली बात तो ये क्या कर रही है, ऊंचाई पर भी जा रही है, नंबर एक बात, और दूरी भी तय कर रही है। अब भाई कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगी ना, तो यहाँ तक जितनी भी दूरी है इसका मतलब ये है ऊंचाई भी है, इसमें ऊंचाई भी है और लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और लंबाई भी है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रही है, ये एक प्रकार से क्या होते हैं द्विविमीय, यानी दो बीमाएँ हैं इसमें, यानी लंबाई भी है और इसमें जो है ऊंचाई की बीमा भी है, तो दो बीमाएँ हो गई। इसमें अगर हम बात करें, देखिए सरल रेखा है तो इसमें क्या है, केवल लंबाई है, ऊपर जाएंगे केवल लंबाई है ना। अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तब भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, केवल ऊंचाई है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो केवल नीचाई है। तो इस तरह से जो हमारी जो गतियाँ होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं, एक बीमा, ये द्विविमा हो गई। अब वृत्तीय गति में देखोगे, भाई वृत्तीय गति में तो यही है ना। तो वृत्तीय गति जब हम ऐसे करते हैं वृत्तीय गति को, तो वृत्तीय गति क्या कर रही है, लंबाई भी कर रही है और साथ ही साथ जो है ये ऊंचाई भी इसका देखने की स्थिति मतलब क्या होती है, चौड़ाई भी बताती है। यानी एक चीज़ यहाँ थी, इसके बाद में यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब क्या है, लंबाई के साथ साथ जो है इसका चौड़ाई भी बताती है, विड्थ भी बताती है इसके आधार पर, है ना। तो ये द्विविमीय गति होती है। त्रिविमीय क्या होता है, त्रिविमीय जैसे आकाश में उड़ता हवाई जहाज या पतंग, आपने देखा होगा पक्षी उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, या फिर आपने पतंग देखी होगी। तो इस तरह से जो गति होती हैं वो त्रिविमीय होती हैं। अब कैसे त्रिविमीय होती है देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये मान के चलिए एक पक्षी उड़ रहा है, ये मान लिया हवाई जहाज है, पक्षी नहीं हवाई जहाज मान लीजिए, ये हमने बना दिया एक हवाई जहाज। अब क्या हो रहा है, इसमें हमने जो है कोई यहाँ से लिया और यहाँ से हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, एक दिशा में जा रहा है। इसमें नंबर एक बात क्या है, नंबर एक बात तो हम ये देखेंगे ये ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऊंचाई है इसमें। नंबर दूसरी बात क्या है भाई, क्या है नंबर दूसरी बात क्या है, ये लंबाई दूरी तय कर रहा है ना, तो ये दूरी भी तय कर रहा है ना, ये दूरी भी तय कर रहा है। और हम देखेंगे साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें जो है विड्थ भी बताता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कि कितनी दूरी हुई, है ना, तो ये विड्थ भी बताता है। तो जब इस तरह से बात करते हैं तो हम क्या होता है, ये त्रिविमीय गति कहलाती है। पतंग भी आप देखोगे तो पतंग भी इस तरह से होती है ना, पक्षी भी इस तरह से उड़ते हैं। तो हमें इस तरह की जो गतियाँ होती हैं वो विड्थ के साथ साथ चौड़ाई, लंबाई और जो है इसमें ऊंचाई तीनों होती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ये जो है त्रिविमीय मतलब गति है ना, 3 डायमेंशनल है ये। तो ये होता है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पर पथ के आधार पर गतियाँ। अब पथ के आधार पर देखेंगे, यानी पथ जो होता है उसका मोशन बेस्ड ऑन द पथ, तो पाथ जो है उसके आधार पर देखेंगे क्या है। नंबर एक आता आपका स्थानांतरित गति। अब ये स्थानांतरित गति क्या होती है, ट्रांसलेटरी जो गति होती है उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसमें देखेंगे हम, इस प्रकार की गति में समय के सापेक्ष दिशा में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि उक्त पथ पर यह पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी क्या होता है, जब हम कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई भी जो है पिंड चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, समय दिशा में इस प्रकार से परिवर्तन होगा, दिशा में परिवर्तन होगा, लेकिन वो किस प्रकार से होगा, वो उसको जो है दोहराएगा नहीं, बार बार वो वहाँ उसको जो है उस बिंदु पर नहीं आएगा। तो ऐसी गति जो होती है हम क्या कहते हैं, उसको पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें, तो हम कहते हैं स्थानांतरण, यानी ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ट्रांसलेटर हो रहा है उसमें, यानी वो अपने स्थान से हट रहा है, वहाँ पर जो है बार बार नहीं आ रहा है, तो पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या सी। अब जैसे सरल रेखीय है, सरल रेखा में क्या होता है, कोई व्यक्ति यहाँ से चला और आगे चल रहा है, तो इसमें क्या यहाँ से जो ओरिजिन पॉइंट है क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कैसी गति है, ये कैसी है, सरल रेखीय है, सरल रेखा में जा रहा है। और लाइनियर की जो है इसको क्या कहते हैं, लाइनियर मोशन कहते हैं, है ना। तो ये हो गई। जैसे रेलगाड़ी चलती है, ऊपर से नीचे कोई पिंड ऊपर गति कर रहा है या नीचे गति कर रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, ऊपर से नीचे से कोई पिंड फेंका हमने, हो गया, फिर या नीचे कोई पिंड फेंक दिया हमने, तो हो गया। तो ये चीज़ें जो है इस तरह की जो हमारी गतियाँ होती हैं वो हमारी कहलाती हैं सरल रेखीय। तो ये हमारी क्षैतिज भी हो सकती हैं, और कैसी हो सकती हैं, ये हमारी जो है ऊर्ध्वाधर भी हो सकती हैं। क्षैतिज मतलब लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे। तो ऐसी गतियाँ कौन सी कहलाती हैं, हमारी लाइनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति होती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर वक्र रेखीय गति। अब वक्र रेखीय भी देखिए, सांप का दौड़ना है, मान ली सांप यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो क्या ये यहाँ से बार बार जो है अपनी क्या ये जो पॉइंट है उसको बार बार दोहरा रहेगा, नहीं, ये तो जहाँ से चल रहा है आगे बढ़ रहा है ना,
आगे बढ़ रहा है। इस तरह से जो है वक्र रेखीय गति भी किस में आती है, ये हमारी आती है, जो हमारी एक प्रकार से क्या कहते हैं, स्थानांतरणीय गति है ना, ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक स्थान जो है स्थानांतर कर जाती हैं, एक स्थान पर बार बार नहीं आती हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं। अब बात आती है हमारी अनियमित गति। अनियमित गति का जैसे पक्षी का उड़ना, बादल का उड़ना। अब ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या होता है, पक्षी क्या करता है, कैसे उड़ता है, उसका कोई दिशा ही नहीं होती है, उसकी कोई अनियमित गति है, इर्रेगुलर है ना, कभी वो इधर जाएगा, कभी इधर, जहाँ उसकी इच्छा हो रही है वहाँ चल रहा है ना, जिससे पतंग है। अब बादल है, तो बादल का क्या है, बादल कभी ऊपर गया, कभी नीचे, कभी इधर मिल गया, कभी उधर आ गया, कभी इस तरह से जो है ये होती है अनियमित गति। इसको हम इर्रेगुलर मोशन कहते हैं, है ना। तो पक्षी, बादल, इस तरह से जो गतियाँ होती हैं उसकी गति किस में आती है, अनियमित गति में। तो ये जो है कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन सी गति जो है किस रूप में मानी जाती है। अब बात आती है आपकी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि एक, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने पॉइंट छोड़ा और इस तरह से जो है प्रक्षेप्य बनाते हुए जो है एक प्रकार से धनुष से छोटा तीर तोप का गोला, तो ये किस प्रकार से हैं, ये प्रक्षेप्य गति हैं, प्रोजेक्ट बनाती हैं, यानी प्रोजेक्शन जो है मोड में होती हैं। तो इस तरह से जो जाती हैं उसमें क्या होता है, हमारा प्रक्षेप्य होता है ये, और इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, है ना। तो ये होता है। तो हमने देखा वक्र रेखीय गति, है ना, अनियमित गति, प्रक्षेप्य गति, है ना, और सरल रेखीय गति। तो ये किस में आ गई, हमारी ट्रांसलेटरी में आ गई, है ना, स्थानांतरण में। तो ये होता है। आगे बात करेंगे हम। अब बात करेंगे आवृत्ति गति। हमने वहाँ पर देखा ना, ट्रांसलेटरी में क्या देखा, ट्रांसलेटरी में देखा वहाँ पर जो है जो पुनरावृत्ति नहीं होती है उसकी गति की। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है आवृत्ति गति का मतलब यही हो गया, आवृत्ति मतलब बार बार, पीरियडिकल मोशन, यानी ऐसी गति जो बार बार हो रही है। तो इस प्रकार की गति में समय के सापेक्ष क्या स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उक्त पथ की जो है क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है। जैसे वक्र रेखा, अब यहाँ से जो है वक्र हम चलें, ऐसे मान चलिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है सर्कल के। इसका मतलब क्या है, बार बार इसी पॉइंट पर आता है, इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, वृत्तीय गति क्या है, आवृत्ति गति है। घूर्णन गति में देखेंगे हम, एक घूर्णन गति है, एक लट्टू मान लीजिए, इस तरह से टॉप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो घूम रहा है ना, अपनी धुरी पर जो घूम रहा है, घूर्णन रोटेशन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये भी तो एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी तो एक प्रकार से आवृत्ति गति है ना, बार बार घूम रहा है, अपनी धुरी पर बार बार घूम रहा है। तो ये क्या है, घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है। तो ये भी आवृत्ति गति है। कंपनीय गति क्या है, कंपन पर बात करते हैं हम। कंपन कैसे होता है, देखिए कंपन या तो ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, या फिर ऊपर ऐसे हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, बार बार इसी पे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी बार बार जो है इस तरह से चल रहा है ना। तो जब इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंपन है, वाइब्रेटरी मोशन, है ना। अब आती है दोलन की गति, यानी पेंडुलम गति। पेंडुलम में भी क्या करता है, देखिए एक पेंडुलम लटका हुआ इस तरह से। अब इसमें जो है अगर हम इसके जो है क्या करते हैं, इसमें बल लगाएं तो क्या करेगा, ऊपर नीचे जाएगा ऐसा करके, है ना। तो क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा ये, है ना। तो बार बार क्या कर रहा है, ये अपनी जो मान ली पुनरावृत्ति, यानी अपनी जो स्थान है उसकी क्या कर रहा है, स्थिति के सापेक्ष क्या कर रहा है, बार बार जो है उसका पुनरावृत्ति हो रही है ना। यहाँ से चला, फिर इधर गया, फिर इधर चला, फिर इधर गया, फिर इधर चला, फिर इधर गया। तो इस तरह से जो है क्या हो रही है, आवृत्ति गति के उदाहरण है ये सब। तो इसमें क्या है, कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है कि कौन सी गति किस रूप में है, तो समझने का बहुत ही मतलब यहाँ पर जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन बहुत इजी है अगर इसको समझने में देखेंगे तो, है ना। तो लेकिन इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तभी समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब विशेष रूप से क्या होता है। देखिए अब हम बात करेंगे, ध्यातव्य है कि वृत्ताकार पथ जो होता है ना, तो जो वृत्ताकार पथ में हम चल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम वृत्ताकार पथ में जो होता है उसको अगर हम देखें तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ में ऐसा करके बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, वृत्ताकार पथ में वेग, विस्थापन, उत्तरण कभी भी नियत नहीं रह सकते। ये बात ध्यान रखना। क्या, जो वृत्ताकार पथ है अगर हम उस पर चल रहे हैं, कोई भी पिंड जो है चल रहा है, तो उसमें ना तो वेग परिवर्तन, ना तो वेग, ना विस्थापन और ना ही त्वरण, ये कभी भी समान नहीं होंगे, कभी भी नियत नहीं होंगे। इसमें जो है हर क्षण जो है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति या कोई पथ जो है, पिंड अगर सर्कुलर मोशन पे है, वृत्ताकार पथ पे है, तो उसका क्या होगा, कभी क्या क्या कहेंगे कि समान वेग हो सकता है क्या, नहीं। कि समान विस्थापन हो सकता है, नहीं। समान त्वरण हो सकता है, नहीं। हाँ, समान चाल, समान क्या हो सकती है, चाल हो सकती है, समान गति नहीं हो सकती। गति मतलब हमने क्या बताया था, वेग। गति क्या बताया था हमने, वेग। तो समान जो है गति नहीं हो सकती, समान चाल हो सकती है। तो वेग और चाल में अंतर समझ गए, गति और चाल में अंतर समझ गए। गति का मतलब होता है विस्थापन के साथ में उसका क्या हो रहा है, मतलब समय के साथ में विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ, उसे हम गति कहते हैं, ना कि चाल को। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो है, यहाँ पर समान गति नहीं हो सकती, समान वेग नहीं हो सकता, समान वेग विस्थापन नहीं हो सकता, समान त्वरण नहीं हो सकता, यानी नियत नहीं रह सकता, वो हर क्षण जो है बदलता रहेगा। और जो है यहाँ चाल जो है वो क्या हो सकती है, वो नियत भी रह सकती है, यानी अनियत भी रह सकती है।
लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा क्या होगी, अनियत होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्या, वेग, विस्थापन और त्वरण, है ना। दूसरी बात क्या है, वृत्ताकार पथ में चाल नियत या अनियत दोनों हो सकती है। जैसे हमने बताया भाई, चाल अगर नियत है और चाल अनियत है तो दोनों हो सकती है वो, लेकिन वहाँ पर वेग या विस्थापन या त्वरण जो है वो नियत नहीं रह सकता। यदि असमान वृत्तीय गति है, अगर हम बात करें, यदि एक व्यक्ति जो है असमान वृत्तीय गति है तो चाल अनियत रहेगी, ये ध्यान रखिए। भाई चाल तो अनियत रहेगी ना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन, यानी वेग क्या हो रहा है, वेग का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वेग अनियत है ना। तो जब चाल क्या होता है, जब असमान वृत्तीय गति होती है तो हम कहेंगे तो चाल जो है वो अनियत रहेगी, चाल तो अनियत रहेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, यदि वृत्तीय गति एक समान है, वृत्तीय गति क्या है, एक समान है, तो चाल भी नियत रहेगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की बात है हमारी। तो वृत्तीय गति मतलब वृत्तीय जो चाल है हमारी, अगर एक समान है तो हम कहेंगे चाल भी वहाँ पर जो है नियत रहेगी। तो हम कहेंगे कि जब हम सामान्य रूप से कहते हैं ना कि वृत्तीय गति एक समान है, तो हम कहेंगे चाल नियत है वहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करते हैं वृत्तीय गति कैसी है, वो असमान है, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या है, चाल नियत है ना। तो इस तरह से तो ये चीज़ें होती हैं हमारी। अच्छा, रेखीय दूरी और कोणीय दूरी में हम देखेंगे, आप बात करेंगे आगे, यानी लाइनियर और एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, इसकी हम बात की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एक होता है किसी पिंड द्वारा किसी भी पथ पर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, रेखीय दूरी कहते हैं। यानी हमारी रेखीय दूरी क्या हो गई, किसी भी रेखा में, चलो भाई हम यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बिंदु तक बी तक, तो ये क्या है, रेखीय बिंदु है, यानी रेखीय बिंदु है ना, तो ये रेखीय बिंदु हैं। जब रेखीय बिंदु हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, इसी के बीच की दूरी का हम कहते हैं रेखीय दूरी। अब जबकि कोणीय दूरी क्या होता है, कोणीय दूरी का मतलब होता है जब हम सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं। जबकि कोणीय दूरी किसको दर्शाती है, सर्कुलर मोशन के समय में। तो हम कहेंगे कि कोणीय दूरी जो है केवल वृत्ताकार या घूर्णन पर पथ पर ही संभव है। भाई सीधी रेखा में तो सीधी बात है ना, रेखीय दूरी होगी, चाहे ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं, तो ये सब क्या है, रेखीय दूरी हैं। हमने देखा था ना रेखीय गति। तो जब हम बात करते हैं रेखीय गति में क्या हो सकती है, यानी रेखीय जो चाल होती है, रेखीय जो देखा हमने, रेखीय दूरी इस तरह से जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ये रेखीय दूरी होती हैं। कोणीय दूरी क्या होती है, जब हमारी जो है वृत्ताकार पथ या घूर्णन पथ पर जो है ये संभव हो पाती है। इसका कहने का मतलब यह है, जब हम कोई सर्कुलेशन जो है मतलब कोई दूरी हम जो है, या जो हम चाल जब चलते हैं वृत्तीय पथ पर चलते हैं या घूर्णन पथ पर जो है हमारा संभव हो रहा है, तभी हम जो है कोणीय दूरी संभव हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो कोणीय स्थिति में ही जो है ये संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो कोणीय दूरी क्या है, कोणीय दूरी हमारी ये होती है जो वृत्ताकार और घूर्णन में संभव होती है। अब अगर इसकी बात करें कोणीय दूरी कहते किसे हैं, इसको देखेंगे। तो रेखीय दूरी, अब रेखीय दूरी कौन सी होगी जी, इधर अगर हम बात करें रेखीय दूरी क्या होगी, देखिए अगर मान के चलिए ऐसे ये है हमारा, ये हम ऐसे मान के चलिए, देखिए यहाँ एक क्या है, इसका ये सर्किल है, ये हमने सर्किल बनाया और इसमें जो है यहाँ पर इसकी त्रिज्या का केंद्र है, यानी आर, त्रिज्या का केंद्र हुआ, ये आर हुआ, और ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है सी। अगर हम बात करें यहाँ से कोई बिंदु चला और यहाँ तक जो है चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, रेखीय दूरी में चल रहा है। तो रेखीय दूरी में चल रहा है, अब ये क्या है, इसका चाप है, रेखीय दूरी क्या है, इसका चाप है ना। अब ये क्या है, इसकी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो क्या हो गया, इसका कोणीय दूरी का मतलब क्या हुआ कि रेखीय दूरी यानी चाप बटे त्रिज्या, है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो रेखीय दूरी बटे त्रिज्या, तो जितनी भी हमने दूरी तय कर ली ना ये वाली, और इसका जो है त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा कोणीय दूरी कहलाता है। तो कोणीय दूरी किस में संभव है, वृत्ताकार और घूर्णन पथ में संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो कोणीय दूरी क्या होती है, कोणीय दूरी हम किस में मापेंगे, तो समझ में आ गई ना, कोणीय दूरी थीटा में होगी ना। तो इस प्रकार जो है इसी कोणीय दूरी के आधार पर ही कोणीय चाल, कोणीय वेग और विस्थापन और त्वरण होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोणीय, अगर मान के चलिए जब हम सर्कुलेशन में बात करेंगे इस तरह से, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, कोणीय दूरी के आधार पर कोणीय चाल भी हो सकती है ना, कोणीय वेग भी हो सकता है, कोणीय विस्थापन भी हो सकता है, कोणीय त्वरण भी हो सकता है। अब विस्थापन कैसे होगा, देखिए जब ये हमारी क्या थी, एक प्रकार से दूरी थी, तो दूरी यह है क्या है, एक प्रकार से यही विस्थापन है, तो ये क्या हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ। अब जब हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन हो, एक सेकंड में कितने विस्थापन हो गया, तो वो हम कहेंगे वो वेग है। जब हम कहेंगे 1 मिनट में 1 सेकंड में जो है कितना वेग में परिवर्तन आ गया, तो हम कहेंगे कि जो है ये त्वरण है, यानी कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय चाल, मतलब कोणीय विस्थापन। तो इस तरह से जो है तीनों जो है आधार होते हैं, कोणीय दूरी के आधार पर जो है इसको मापा जाता है, देखा जाता है। तो ये हमने देखा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर कोणीय चाल और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है। देखिए हमने बताया था ना अभी, चाल और वेग में क्या होता है, चाल में क्या होगा, चाल में दूरी होगी, और वेग में क्या होगा, वेग में विस्थापन होगा। अंतर बस समझिए पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, कोणीय जब स्थिति होती है तो हमने देखा था वहाँ पर अगर चाल है, वृत्तीय गति में है, तो जाहिर सी बात है ना भैया, वहाँ पर क्या होगा, जब वृत्तीय गति है तो वहाँ पर क्या होगा, वेग कैसा होगा,
अनियत। बेग कैसा होगा? अनियत। चाल कैसी हो सकती है? नियत भी हो सकती है, अनियत भी हो सकती है। चूंकि यहाँ पर देखेंगे, चूंकि कोणीय चाल या बेग जो है वृत्ताकार या घूर्ण पथ में ही संभव है, जैसे हमने देखा, क्योंकि जो है कोणीय चाल किस में आएगी? कोण वाले में तो आएगी, जब वृत्त बनेगा तभी तो आएगी। अतः कोणीय बेग तो किसी भी स्थिति में नियत नहीं रह सकता। ध्यान रखिए, कोणीय बेग क्या हो सकता है? जैसे हमने बेग का संभव ही नहीं है कि वो अगर वृत्त गति में है तो वो कैसा रहे? समान रहे, संभव नहीं है, अनियत रहता है। तो यही बात बता रहे हैं कि कोणीय बेग तो किसी भी स्थिति में नियत नहीं रह सकता। हालांकि कोणीय चाल नियत और अनियत रह सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है कोणीय विस्थापन एवं त्वरण दोनों ही होते हैं, नियत अनियत रहेंगे। तो विस्थापन भी अनियत रहेगा और हमारा त्वरण भी अनियत रहेगा। इसका कहने मतलब है, जो हमारा हमने वहाँ पर देखा था ना, विस्थापन, बेग और त्वरण अगर वृत्तीय गति हो रही है तो उसमें कभी भी वो नियत नहीं रहेंगे, अनियत ही रहेंगे, असमान रहेंगे। हालांकि जो है चाल की अगर हम बात करें तो चाल जो है वो नियत और अनियत दोनों हो सकती है। तो ये हमने देखा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सरल आवर्त गति की। तो हमने जो गति के रूप पढ़े ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने देखा होगा, एक पेंडुलम होता है घड़ी में। ये घड़ी है ना, घड़ी में एक पेंडुलम लगा है इस तरह से, है ना, बड़ा मोटा सा, एक थोड़ा सा छोटा सा लगा होता है और वो घूमता रहता है। इधर का जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ऐसे करके घूमता रहता है, ऊपर नीचे, इधर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये क्या है? ये है आपका सरल आवर्त गति का उदाहरण, सरल आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसका हम देखते हैं कि जो है गति क्या होती है, इसमें सरल मोशन में जो है आवर्त गति में जो है इसका मोशन होता है। अब ये कैसे होता है इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिएगा कुछ स्थिति बनती है, इसकी देखने का प्रयास करेंगे। तो एक होता है हमारा अधिकतम विचलन की स्थिति। जैसे मान के चलिए ये हमने बनाया, यहाँ हमने बनाया एक जो है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। पॉइंट कैसे ले लिया है? पॉइंट हमने इस तरह से ले लिया, यहाँ पर एक जो है एक मतलब आधार मान लिया और यहाँ से जो है हमने इसको जो है आधार मान करके यहाँ से लटका दिया है एक पेंडुलम। ये पेंडुलम है, ब्लू वाला ये पेंडुलम है। अब देखेंगे पेंडुलम को हमने पकड़ा, या तो इधर ले गए, है ना, या फिर इधर ले गए। एक स्थिति में ले जाकर देखो आप, अब इधर ले जाओगे, इसको छोड़ोगे यहाँ से तो फिर ये स्थिति में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से छोड़ोगे तो फिर स्थिति में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी कहीं से भी आप छोड़ोगे तो यहाँ से अगर आपने ले गए इधर साइड में, यहाँ से छोड़ने के बाद में क्या करेगा? फिर घूमेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस तरह से वो घूमता रहता है। तो हम उसको जो है देखते हैं क्या होता है ना। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें दो स्थिति बनती है ना। तो उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं, इसको क्या होता है, या अधिकतम विचलन की स्थिति क्या होती है और जो है न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। किसमें? SHM में, है ना। तो देखते हैं। अब हम बात यहाँ पर करेंगे, देखिएगा अधिकतम विचलन कहाँ है भाई? ये तो न्यूनतम विचलन हुआ ना, और ये अधिकतम विचलन हुआ। विचलन मतलब जहाँ तक वो अधिकतम दूरी तक जा सका। तो ये अधिकतम यहाँ तक पहुँचा और न्यूनतम जो है यहाँ तक है ही। तो जहाँ पर जो मूल बिंदु था वो न्यूनतम विस्थापन है, और जहाँ पर वो अधिकतम इसका जो है वो अधिकतम ऊंचाई तक गया तो उसका क्या हुआ? अधिकतम विचलन हुआ। अब इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती हैं, यानी अधिकतम विचलन और न्यूनतम विचलन। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जब स्थिति बदलकर अधिकतम ऊंचाई यानी विचलन की स्थिति में आ जाता है दोलन, यानी ये जो पेंडुलम है यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतम विचलन हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है इस स्थिति में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है और त्वरण कैसे होते हैं, दोनों जो हैं अधिकतम हो जाएंगे। भाई स्थिति पहले यहाँ थी ना, 0 थी, अब स्थिति बदल करके हमने कहाँ कर दी? यहाँ। इसका मतलब जो है हम स्थिति ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए इसका मतलब क्या है? स्थिति बदल गई ना, तो ये स्थिति क्या हो गई? अधिकतम विस्थापन हो गया इसी स्थिति में। तो हम कहेंगे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कैसी हो गई? स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम है ना। अब त्वरण देखिएगा, त्वरण क्या होता है? हमने देखा था ना, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। अब यहाँ से स्थान के बदल करके ये इसका जो है त्वरण यहाँ विस्थापन हुआ, यानी वेग हुआ, वेग परिवर्तन की दर हुई, अर्थात ये त्वरण हुआ। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और साथ ही साथ जो है अधिकतम जो है त्वरण हो गया है। तो हम यहाँ पर जो है अधिकतम विचलन में क्या होता है? अधिकतम त्वरण और अधिकतम जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर वेग और गतिज ऊर्जा, है ना, तो वेग और गतिज ऊर्जा की बात करें तो वेग यहाँ पर क्या हो जाता है? वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर? शून्य, है ना। और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा, भाई गति जो यहाँ से थी ना, तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही? धीरे 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 ऐसे चली और यहाँ पर शून्य हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा कैसी हो गई? यहाँ पर शून्य। वेग कैसा हो गया? यहाँ पर शून्य। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतम बिंदु है हमारा, वहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा और त्वरण जो है वो अधिकतम होते हैं, जबकि जो है वेग और गतिज ऊर्जा कहती है वो शून्य हो जाती है ना। तो ये होता है।
तो ये हमने देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें न्यूनतम बिंदु पर, यानी न्यूनतम जो स्थिति होती है उस पर हम बात करें विचलन की स्थिति, तो उसमें क्या होता है, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता क्या है, क्योंकि ये न्यूनतम पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर तो ये होगा ना, जैसे हमने देखा था यहाँ पर अभी तो स्थिति शुरू हुई है, स्थिति क्या हुई है, शुरू हुई है। इसका मतलब यह है स्थिति ऊर्जा कैसी है, यहाँ पर शून्य है। अभी यहाँ पर त्वरण है ही नहीं, यानी त्वरण तो बिल्कुल जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर त्वरण और स्थितिज ऊर्जा कैसी है, शून्य है। जबकि वेग जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा और गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो पॉइंट होता है हमारे यहाँ पर होता है वेग और गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा, जबकि जो है त्वरण और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम। यहाँ पर देखा हमने स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा और वेग मतलब त्वरण भी सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा और जो वेग होता है वो सबसे कम होता है, यानी शून्य होता है। तो ये हमने देखा स्थिति में। तो ये जो है हमारी SHM में होती है, ये हमने देखने का प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे हम, जो है अब बात करते हैं, कुछ संबंध इसमें देखते हैं। तो देखिएगा लोलक की गति जो होती है ना, जो पेंडुलम होता है उसकी गति लंबाई के साथ आयाम, जो लंबाई होती है ना, लोलक जो हमारा होता है, लोलक मतलब ये जो लटका हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, ये लोलक की लंबाई है, यानी जो लोलक है इसकी लंबाई है ये। तो हम ये क्या बता रहे हैं, ऐसे करके जब मोशन हो रहा है इसको हम देखेंगे, है ना। तो कह रहे हैं लोलक की लंबाई के साथ जो है आयाम और आवर्तकाल का सीधा संबंध होता है। अब क्या है, लोलक की लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो आयाम क्या होगा, आयाम मतलब ये अधिकतम दूरी कहाँ तक जाएगा। तो अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जितनी लंबाई बढ़ेगी इतनी दूरी जाएगा ये, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, लंबाई के साथ साथ आयाम सीधा संबंध होता है। लंबाई बढ़ेगी यानी ये अगर बढ़ेगा तो जितनी दूर जितना लंबा होगा भाई उतनी ऊपर तो जाएगा ना। वो झूला आपने देखा होगा ना, जितनी लंबी रस्सी होती है, झूला झूल रहे हैं, अब जितनी लंबी रस्सी होगी वो उतनी दूर ऊपर जा सकता है, संभवतः है उसका, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जितनी लंबाई का लोलक होता है वो लंबाई के साथ में उसका आयाम भी बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ जो है आवर्तकाल का सीधा संबंध होता है। यानी जाहिर सी बात है जितनी लंबाई बढ़ेगी लोलक की तो क्या होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इतना जो है कह सकते हैं कि जबकि आवर्तकाल से सीधा संबंध होता है, हम कह सकते हैं आयाम और आवर्तकाल से सीधा संबंध होता है, जबकि आवृत्ति और गति का जो है उल्टा संबंध होता है। जाहिर सी बात है अगर कोई जो है ये लंबाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो पहले 1 सेकंड में 10 मतलब 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा था तो हो सकता है आप 2 सेकंड में चक्कर लगाए वो, क्योंकि लंबाई बढ़ गई ना इसकी लोलक की। तो जब हम कहते हैं कि लंबाई बढ़ने के साथ में क्या होता है, आवृत्ति जो है यानी वो क्या हो जाती है, उल्टा संबंध होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवृत्ति कम हो जाएगी। इसी तरह से गति की बात करते हैं, तो गति हमने देखा ना भाई, अगर हम मान के चलिए ये लंबाई बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है गति में क्या होगा, अगर ये लंबाई बढ़ गई तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं यहाँ पर लोलक की लंबाई के साथ आयाम का और आवर्तकाल का सीधा संबंध होता है, जबकि आवर्ती और गति का जो है उल्टा संबंध होता है। ये मेन होश में है इसमें, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं जब से ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं, और यही आपको क्लियर करना होता है ना। एग्जाम में ये बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात करें लोलक के द्रव्यमान का किसी भी माध्यम होता है, माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो जैसे लोलक होता है ना, जो हमारा पेंडुलम का जो इसमें जो भार होता है उसके भार पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान के लिए झूला झूल रहा है कोई व्यक्ति, है ना, एक बच्चा बैठा है उसके दूसरा बच्चा बैठा दो तो क्या होगा, दूसरा बच्चा बैठाने पर भी जो है उसके झूले में जो झूले की मतलब कह सकते हैं ना, झूले की गति में कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो है लोलक के द्रव्यमान का किसी भी माध्यम पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान का। अगर हम बात करें जैसे मान के चलिए ये बच्चा बैठा हुआ है, अभी बैठा हुआ था, ये खड़ा हो गया है, तो खड़ा होने के बाद में क्या हो गया, देखिए आयाम जो क्या हो गया, यहाँ पर लोलक की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या है, जब हमने देखा था लोलक की लंबाई के साथ में आयाम और आवर्तकाल का सीधा, जबकि आवृत्ति का यह है गति का उल्टा संबंध होता है ना। अगर ये खड़ा हो जाता है, बैठा था पहले, अगर खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति इसकी क्या होगी, जब हमने कम कर दी यहाँ पर भाई दूरी कम होगी ना, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है वो जल्दी चक्कर मारेगा, है ना। गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से तो ये हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर आवर्तकाल और गुरुत्वीय बल में जो है सीधा संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। आवर्तकाल में और गुरुत्वीय बल में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। अगर यानी गुरुत्वीय बल बढ़ रहा है, ये मान चलिए ये पृथ्वी है ना, इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जैसे जैसे जो है हम बात करेंगे ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब इसी आधार पर कह रहे हैं कि आवर्तकाल जो है ना, आवर्तकाल यानी कोई घड़ी है, मान लीजिए ये पेंडुलम, ये जो है मान लीजिए घड़ी है पेंडुलम वाली या ये सुई वाली मान के चलिए, तो सुई वाली जो है अगर मान के चलिए ऐसा होता है तो आवर्तकाल जो है यहाँ पर जो है कि जैसे जैसे नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। इसमें क्या हो गया, जब गुरुत्वीय बल बढ़ रहा है तो इसका क्या संबंध होता है, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये होता है
जब इसी कारण से क्या होता है, जब इसी कारण यही होता है कि जब हम आबाद ठंड के समय में होता है ना, तो ठंड के समय में क्या हो जाता है हमारा, ठंड के समय में वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे अगर मान के चलिए, वो अलग उदाहरण है, सॉरी, उसके लिए हम देखेंगे। तो अगर हम जैसे ऊपर है वही व्यक्ति नीचे आ जाता है तो गुरुत्व बल बढ़ जाता है, उसी स्थिति में जो है उसका जो आवर्तकाल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा उस घड़ी का, है ना। तो ये होता है ना। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर गति के नियम, गति से संबंधित नियम। देखिए क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। गति से संबंधित नियम जो हैं मुख्य रूप से हम बात करेंगे, देखिएगा प्रिंसिपिया जो न्यूटन है, न्यूटन की गति जो न्यूटन ने दिए थे इनको, और इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसमें जो है गति के नियम दिए गए हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या है गति की प्रथम नियम की। अगर हम बात करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले प्रथम नियम क्या बताता है, अवस्था परिवर्तन विरोधी होता है इसका नियम, और ये जो है जड़त्व का नियम ही होता है, ये गैलीलियो का जो है जड़त्व का नियम का आधारित है। न्यूटन की अगर हम बात करें, न्यूटन के इस अवस्था का परिवर्तन विरोध के नियम को ही जो है गैलीलियो ने जड़त्व का नियम कहा। और कहा क्या कहा कि जब तक वो है कोई चीज़ जो है अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि जो है उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। जैसे मान के चलिए चांद सूरज, ये जो स्टार हैं, सब जो सैटेलाइट वगैरह जो हमारे हैं, है ना, और इस तरह से जो हमारे जो मान के चलिए प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपनी एक स्थिति में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये घूमते ही रहेंगे, चक्कर लगाते ही रहेंगे। इन पर अगर कोई बाह्य बल न है, अगर कार्य ना करे ना, तो ये हमेशा उसी स्थिति में घूमते रहेंगे। इसी को कहते हैं क्या कि गति का प्रथम नियम है, यानी जो चीज़ जिस अवस्था में रहे वो उसमें ही वो रहेगी, अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो, है ना। तो ये होता है हमारा गति का प्रथम नियम। इसे हम कहते हैं जो है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। तो जड़त्व का नियम यह है, इस पर किस पर आधारित होता है, जो हमारा प्रथम नियम होता है गति का। तो इसका मुख्य उदाहरण क्या होता है, जैसे मुख्य उदाहरण देखेंगे आप, जब हम किसी कार में चल रहे हैं या बस में बैठे हुए हैं, है ना, चल रहे हैं, अचानक जो है ड्राइवर साहब ने क्या मार दिए, ब्रेक मार दिए, तो हम क्या हो जाते हैं, आग को झुक जाते हैं, है ना। या जब रुकवी बस होती है या रुकवी कार होती है, तो जब अचानक जो है ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो हम क्या करते हैं, पीछे को झुक जाते हैं। तो ये जब उदाहरण है ये किसके हैं, यानी प्रथम नियम है गति का प्रथम नियम, है ना, किसका, यानी गति का प्रथम नियम है ये। इसके बाद ही हम देखेंगे किसी कांच में गोली मारो, यानी कांच की विंडो है, उसमें क्या मार दो आप, बंदूक की गोली मार दो, उसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना। अगर आपने पत्थर मारा तो क्या होगा, उसमें वो चटकेगा, यानी उसमें छेद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो चटक जाएगा। तो वहाँ पर जो है अगर हम गोली मारते हैं कांच की तो क्या होता है, वहाँ पर वो छेद होता है, और अगर हम पत्थर मारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो चटक जाता है, टूटता है, बल्कि वो, है ना, वहाँ पर छेद नहीं होता। तो इसमें क्या है, इसमें स्पीड पे हम देखेंगे तो इसकी स्पीड में और इसकी स्पीड में अंतर है ना। तो ये क्या है, उसके जड़त्व के नियम को दर्शाता है, यानी जितना जड़त्व ज़्यादा होगा उतना ही जो है उसका क्या होता है, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका ही जड़त्व जो है इतना अधिक होता है ना। एक आता है निर्वात में किसी पिंड को गति देकर जो है छोड़ने पर गतिशील रहना, यानी हमने देखा अभी जो हमारे जो मान के चलिए हमारे जो चांद सूरज इस तरह से जो भी हमारे इस तरह से हैं, है ना, उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, तो वो हमने देखा, है ना। इसके साथ ही साथ हमने देखा जो हमारे प्लेनेट से घूम रहे हैं वो भी हमने देखा, या हमारे प्रकार से जो है सन है, तो वो इस तरह से जो है अपनी अवस्था में घूमते रहते हैं। अगर हम ये जो गतिशील रहना है, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी हमारा प्रथम नियम का ही उदाहरण है ना, गति का, यानी मोशन, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे द्वितीय नियम, ये भी द्वितीय नियम देखेंगे। इसमें क्या है, किसी पिंड द्वारा आरोपित बल उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई द्रव्यमान है, ये देखिए, ये कोई पत्थर है ना, ये कोई पिंड है, पत्थर है, इसका द्रव्यमान जो है मान लीजिए 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम। अब इसमें जो है बल की दिशा में बल लगाया, इधर से हमने जो है इसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब जो है खिसका रहे हैं आग को, और ये खिसक करके जो है ना पहले यहाँ था, है, अभी मान के चलिए वो यहाँ आ गया है, इस पॉइंट पर आ गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें बल की दिशा में जो उत्पन्न क्या हुआ, त्वरण हुआ, उसका गुणनफल ही क्या होता है, उसका गुणनफल ही क्या होता है, वो होता है हमारे गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या, यानी क्या होता है, बल। तो बल क्या हो गया हमारा, बल ये हो गया कि हमारा जो इसका द्रव्यमान है और इसमें जो उत्पन्न त्वरण हुआ, यही हमारा इसका कहलाता है आरोपित बल के बराबर होता है। यानी हम बल की जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या ले सकते हैं। तो बल का जो अगर हम बात करते हैं, बल का सिद्धांत जो निकल कर आता है वो किससे आता है, द्वितीय नियम से आता है। इसे हम संवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके तहत किसी गतिमान वस्तु के बल को घटाया या बढ़ाया जाता है ना। भाई जाहिर सी बात है भाई, एफ जो है कैसे बढ़ेगा, यानी अगर हम m × a होता है ना, तो अगर हमने द्रव्यमान कम कर दिया तो जाहिर सी बात है जब द्रव्यमान कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका त्वरण बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो हम इस तरह से जो है किसी बल को क्या करते हैं, उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण के नियम के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे आपने। जब कोई क्रिकेट जो है क्रिकेट का खिलाड़ी जो है क्या कर रहा है, कैच पकड़ता है, ऊपर से कैच पकड़ रहा है। अब वो जो बॉल आती है बहुत तेज़ी से आ रही है, उसको क्या करता है, कैच पकड़ने के साथ में क्या करेगा, पीछे को खींच लेता है हाथों को। तो इससे क्या होता है, जो स्पीड है उसकी कम हो जाती है, उसके आधार पर क्या हो जाती है, कम होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो पीछे को खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको जो वेग आ रहा था, वो जो ताकत ही उसमें बल लगा हुआ था बॉल में, उसको वो कम कर रहा है ताकि जो है हाथों पर चोट कम लगे। तो ये क्या है, कैच पकड़ते समय जो है खिलाड़ी का हाथ को पीछे खींचना, ये किसका उदाहरण है, ये द्वितीय नियम का उदाहरण है ना। तो ये है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे रॉकेट। आपने देखा होगा पृथ्वी है। अब जो पृथ्वी घूमती है, जैसे हम जानते हैं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है ना, पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो जो हमारी घूर्णन गति होती है ना, अब हम जो रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो रॉकेट भी इसी दिशा में छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कम ताकत लगानी पड़े, यानी हमारे पास में कम एनर्जी जो है उसका यूज़ हो, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसी दिशा में छोड़ते हैं जिस दिशा में जो है पृथ्वी का घूर्णन यानी जो है घूर्णन कर रही है। तो हम कहते हैं रॉकेट का पृथ्वी की ओर घूर्णन जो दिशा में लॉन्च करना ही क्या है, उसका द्वितीय उदाहरण है। इसके साथ यहाँ देखेंगे जब भारी बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका कम लगना, है ना। तो जो भारी बंदूक होती है, अगर हम बात करें, देखिए हल्की बंदूक है, हल्की बंदूक से आपने जो है क्या किया, बंदूक चलाई, तो बंदूक चलाने के बाद में क्या होती है, वो पीछे को ज़्यादा हटती है। अगर हमने जो है इसकी द्रव्यमान यानी अगर बंदूक भारी ले ली तो क्या होगी, वो पीछे को कम हटेगी। इसका मतलब क्या है, हम द्रव्यमान के आधार पर जो है बढ़ा देते हैं तो तुरंत उसका क्या होता है, तुरंत इसका उसकी अपेक्षा जो है पीछे का तुरंत जो होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कह सकते हैं कि जो भारी बंदूक होती है उससे जब गोली चलती है तो पीछे की ओर झटका क्या लगेगा, वो कम लगेगा। अगर हल्की बंदूक है तो ज़्यादा लगेगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है, द्वितीय मतलब मोशन का दूसरा उदाहरण, यानी गति का दूसरा उदाहरण ये हुआ। आगे हम बात करें, देखिए लास्ट है हमारा तृतीय नियम। तृतीय नियम को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या है। तृतीय नियम क्या बताता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। अब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया कैसे होता है, जैसे मान के चलिए हम ये कील ठोक रहे हैं, कील है ना, ये कील है और हम दीवार में ठोकना चाहते हैं इसको। अब ये हमारा हैमर है ना, हथौड़ा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मारते हैं ना, तो क्या करता है, जैसे हम इस पर हथौड़ा मारते हैं तो ये उसी आधार पर जो है ये अंदर जाती है इधर, है ना। लेकिन साथ ही साथ क्या कर रही है, ये कील जो है जितनी तेज़ी से हमें ये अंदर जा रही है उसी तेज़ी से जो है हमें ये हथौड़े पर भी प्रहार करती है। देखा होगा आपने, जब हम मारते हैं तो हथौड़ा क्या करता है, पीछे को हटता है। इसका मतलब यह है जितनी तेज़ी से हम यहाँ पर मारेंगे उतनी तेज़ी से जो है हथौड़ा पीछे भी जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये होता है। जैसे मान के चलिए हम देखेंगे यहाँ पर और भी उदाहरण है, रॉकेट का प्रक्षेपण। अब रॉकेट का प्रक्षेपण जैसे हमने मान के चलिए ये रॉकेट बनाया हमने, अब ये रॉकेट जो है चलेगा कब, आगे बढ़ेगा। इसमें जो है हमारा जो आग लगती है ना, जितनी तेज़ी से आग निकलेगी उतनी तेज़ी से भागेगा। अगर आग नहीं निकलेगी यहाँ पीछे को तो ये भागेगा नहीं। तो हम यहाँ जितना ईंधन तेज़ी से जलाते हैं उतनी तेज़ी से आगे भागता है। इसका मतलब जो है जितना पीछे करेंगे इतना ही जो है आगे भागेगा। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा किसका उदाहरण हुआ, तृतीय नियम का। और क्या होता है, जब हम नाव में बैठते हैं ना, जब हम नाव में बैठते हैं किसी बोट में, आपने देखा होगा पानी में बोट है, अगर हमने जो है यहाँ पर देखिएगा, जब हम यहाँ पर पैर रखते हैं तो पैर रखेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब पैर रखेंगे तो उसी स्थिति में क्या बढ़ती है, ये आगे पीछे को होती है ना। तो हम जैसे ही इस पर पैर रखेंगे तो ये आगे, अगर हम इसको पैर रखने का प्रयास करेंगे तो ये आगे या पीछे हो जाएगी। तो ये भी होता है। तो हम आप और बात करते हैं तैराक, जो हमारे तैरने वाले व्यक्ति होते हैं। अब जो है जो तैर रहा हुआ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने हाथों को क्या करता है ना, इस तरह से जो बांध करता है, ये कब भागेगा तेज़ी से, जब हमारा जो है पीछे को, जितनी तेज़ी से पीछे को पानी को धकेलेगा ना इतनी तेज़ आगे को भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी तेज़ पीछे को कर रहा है उतनी तेज़ जो है आगे को भाग रहा है, वरना वो भागेगा नहीं। तो ये सब क्या है, ये तृतीय नियम के उदाहरण है ना। तो रॉकेट का प्रक्षेपण करना, तैराक द्वारा जल के पीछे धकेलना, व्यक्ति द्वारा नाव से उतरते समय पीछे जो धक्का लगना या नाव से पीछे से गिर जाना, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये तृतीय नियम के उदाहरण है ना। ये हुए। आगे बात करेंगे हम और क्या है, अच्छा ग्रहीय गति हो जाएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। ग्रहीय गति संबंधित कैपलर के नियम है, यानी जो ग्रह होते हैं वो जो है हमारे क्या होते हैं, ग्रह की गति के नियम होते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, ग्रह की गति के संबंधित नियम कैपलर ने दिए। किसने दिए, कैपलर ने। कहते हैं कैपलर ने खगोलीय प्रक्षेपणों के आधार पर ग्रहीय गति का संबंधित नियमों को प्रतिपादन किया है। इसमें जो है 3 नियम है। प्रथम नियम क्या है, प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है। नंबर एक नियम क्या कहता है, ये जो है सूर्य है और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ग्रह क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यानी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, प्रथम नियम है। इसमें कौन है बिंदु, यानी केंद्र बिंदु कौन है, सूर्य। ये हुआ। दूसरा नियम क्या बताता है,
प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल, यानी जो ग्रह है उसकी क्षेत्रीय चाल, रीजनल चाल जो होती है ना, वो किसके बराबर होती है? नियत रहती है। यानी सूर्य से ग्रह को मिलने वाली जो रेखा के बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करेगी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर एक समय में जो है जितने समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है ना, आप जितना भी समय ले लीजिए, बराबर समय अंतराल में समान क्षेत्रफल जो है वो तय करती है। ये इसका द्वितीय नियम होता है। तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम होता है आपका कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस वर्ग के सूर्य की औसत दूरी के बराबर, ये क्या होता है? उल्टा होता है। घन का अनुक्रमानुपाती, भाई घन का मतलब सीधा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, सॉरी उल्टा नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो हम जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी ना, परिक्रमण काल क्या होता है? जैसे जैसे दूरी बढ़ जाएगी उसके परिक्रमण काल कैसा हो जाएगा? वो लगातार जो है उसका क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये तृतीय नियम होता है। हमने 3 नियम देखे। पहला नियम क्या है? पहला नियम बताता है कि जो है सूर्य के चारों ओर सभी जो है ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा नियम क्या है? कि जो क्षेत्रफल है वो बराबर तय करता है बराबर समय में। और तीसरा नियम क्या है? जैसे लंबाई बढ़ती जाती है उसकी जो है समय भी बढ़ता जाता है ना। तो ये होता है। और इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसा कारक होता है जिसके कारण किसी पिंड में कार्य करने की क्षमता जो होती है यानी उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कारक जिसके कारण किसी पिंड में कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या है? ऊर्जा है, वही एनर्जी है ना। तो एक सामान्य सी परिभाषा हो गई है कि जो है हम ऐसा कारक जिसके कारण जो है किसी पिंड में कार्य करने की क्षमता हो वही ऊर्जा होती है। और क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, चूंकि किए गए कार्य से ही ऊर्जा की माप होती है। यानी अगर हम बात करें ऊर्जा की माप कैसे होगी, तो ऊर्जा की माप वैसे होगी जैसे मान के चलिए कोई भी हमने जो है कोई बल लगाया या कोई भी जो है मान लो उसमें जो है क्या किया, ऊर्जा की माप उसी तरीके से हो सकती है। यानी जो हमने कार्य किया है उसका जो परिणाम आया है निकल कर हमारे कार्य का, वही हमारा जो है उसकी माप हो सकता है कि हमारे पास में कितनी ऊर्जा इसमें मतलब इसमें व्यय हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि किए गए कार्य से ही जो है ऊर्जा की माप होती है, अतः ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक ही होता है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है ना। तो हम बात करेंगे जब कार्य की इसमें चर्चा करेंगे, आगे आएगा। तो जूल होता है। अगर हम बात करें ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है ना। तो ये है। इसके अगर हम बात करें, देखिएगा ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको देखते हैं। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत की अगर हम बात करें यानी प्रिंसिपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको किसने दिया था इसको देखेंगे। ध्यातव्य है कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत जो है वो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार क्या कहा जाता है? ये कहते हैं कि ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न ही सृजन। यानी न तो ऊर्जा का जो है क्रिएट हो सकती है और न ही जो है उसका क्या हो सकती है, यानी वो ख़त्म हो सकती है ना। न तो वो क्या न क्रिएशन होगा और न ही जो है फिनिश होगी, बल्कि क्या होगा उसका बस एक रूप बदल जाता है, एक प्रकार जो है दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न ही सृजन होता है, बल्कि क्या होता है उसका रूप बदल जाता है। वही जो है नियम कहलाता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये रॉबर्ट मेयर ने, जूलियस रॉबर्ट मेयर द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा आपके जैसे मान के चलिए ऊर्जा जो अगर हम बात करें इसके परिवर्तित रूप कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे विद्युत सेल है। अब विद्युत सेल क्या करता है? देखिए विद्युत सेल में होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है ना। जो हमारे पास में रासायनिक सेल होती है ना, अब ये विद्युत सेल है ना, तो विद्युत सेल है। अब इसमें जो रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है तो ये किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो ये होता है विद्युत सेल का, इसका जो है मतलब ऊर्जा का रूपांतरण। इसकी अगर हम बात करें मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या होती है? देखिए मोमबत्ती में भी ऊर्जा होती है ना। अब मोमबत्ती जब हम यूज़ करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा उसका रासायनिक ऊर्जा, इसमें जो मोम वगैरह है तो उसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को है ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा बदल देगा। यानी ताप में भी बदल देगा और प्रकाश में भी, प्रकाश भी आता है इससे और ताप भी होता है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से ताप ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है मोमबत्ती के माध्यम से। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण का दूसरा उदाहरण हुआ। अगली हम बात करें सोलर सेल की, तो प्रकाश से जो ऊर्जा आती है उसका क्या करता है, विद्युत ऊर्जा बदल देता है। अब आपने देखा भी होगा जो प्रकाश है हमारा, उससे क्या होता है हमारा, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ इस तरह से जो है वो होते हैं, है ना, सोलर पैनल। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए सूरज आ रहा है और सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो इस पर पड़ रही हैं, है ना।
अब ये क्या करेंगे, इसमें जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ना, वो इस तरह से छोटे छोटे आपने देखा होंगे, बहुत छोटे छोटे बने होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं आपकी जो ये जो ऊर्जा है, प्रकाश, यानी हम कह सकते हैं जो सोलर सेल की ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, उसको किस में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये रोशनी आती है उसको जो है किस में बदल देगा, ये विद्युत में बदल देगा। इसके माध्यम से क्या होता है, ये ऐसा होता है, इसमें 2 तार निकलते हैं, फिर उसको जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी पूरी तरीके से हम बात करेंगे जब हम इसके चैप्टर में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे क्या होता है सोलर पैनल, उसके बारे में, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये भी क्या करते हैं, देखिए ये भी इसी तरीके से होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा से क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण के उदाहरण हैं जो हमें आम जीवन में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के प्रकार क्या क्या होते हैं, उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या होता है ऊर्जा की। अगर हम बात करें, ऊर्जा में 2 तरीके से मतलब दिखाई देती है हमें, एक होती है यांत्रिक ऊर्जा और एक होती है अयांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, इसकी देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को रखा जाता है ना, वो हम देखेंगे अभी। और अयांत्रिक में किसका रखा जाता है, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, रासायनिक, नाभिकीय और ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो ये कैसी होती है, इसमें जो है ख़ास तौर से हम देखेंगे कि अलग अलग जो है माध्यमों में होती है। तो हम कह सकते हैं इसको, जब माध्यम में होती है तो यांत्रिक ऊर्जा, और जब ऐसा कह सकते हैं कि जब माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हम देख रहे हैं कि ऐसी ऊर्जा जो है बिना माध्यम के भी जो है हमें प्राप्त हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं अयांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो नॉन मैकेनिकल ऊर्जा और मैकेनिकल ऊर्जा हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में मतलब फिर से बांटा गया है 2 भागों में। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो के से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, किसी पिंड में गति के कारण, जो नाम ही इसका गतिज ऊर्जा है, अगर कोई पिंड है, ये है ना, इसमें हमने जो है कोई बल लगाया और इसमें जो है क्या, बल लगाने के बाद में क्या हुआ, गति उत्पन्न हो गई। अब जो गति उत्पन्न चल दिया है तो इसमें जो गति है, गति उत्पन्न हो गई। गति उत्पन्न होने के कारण जो है इसमें जो ऊर्जा का जनरेट हुई ना, ऊर्जा जो सृजित हुई है, वही कराएगी हमारी गतिज ऊर्जा, है ना। अब मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है, बस जा रही है, तो बस में क्या है, गति करती हुई बस में क्या हो गया, यानी गतिज ऊर्जा है। मोटरसाइकिल है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। इस तरह से ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाते हैं। अब ये बात, ये ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, यह द्रव्यमान और वेग के बल का गुणनफल होता है। यानी जितनी भारी होगी ना कोई वस्तु, है ना, तो उसमें उतना ही ज़्यादा, उसमें क्या करेगी वो, उसमें उतने ही ज़्यादा जो होती है गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसके वेग के अनुसार, है ना। जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग के बल का गुणनफल होता है ना। तो देखिएगा, इनका दोनों का गुणनफल क्या जाता है, यानी वेग, इनका जो है वर्गों का गुणनफल करके ही जो है इसका क्या निकाला जाता है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमारा ये होता है, इसका जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है ना। तो ये होता है, यह द्रव्यमान और वेग के बल का क्या होता है, गुणनफल होता है ना। तो ये होता है। अब जितनी भारी होगी इसमें इतना ही जो है वेग उत्पन्न होगा, तो हम कहेंगे जितनी ये द्रव्यमान और जो है वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है ना। आगे बात करेंगे वर्ग का गुणनफल। आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे अब स्थितिज ऊर्जा की। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको देखते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी पिंड में अवस्था या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब मान के चलिए हम बात करें, जैसे मान के चलिए स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है यूँ करके, है ना। अभी हमने क्या कर दिया, इसमें स्प्रिंग को थोड़ा क्या कर दिया, ऐसे करके थोड़ा ब्रल कर दिया है ना। तो अब जैसे ही हमने ब्रल किया तो इसमें क्या हुई, एनर्जी जनरेट हो गई। अब जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो फिर से क्या आएगा, इसमें एनर्जी के मतलब जो एनर्जी जनरेट हुई है उसके माध्यम से कुछ काम किया जा सकता है ना। ये धनुष है, धनुष तीर, है ना। धनुष तीर आपने देखा होगा इस तरह से जो धनुष तीर होता है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है ना। अगर हम मान के चलिए इसको जो है एक इस तरह से बना दें कि ये इस तरह से, है ना, और ये डोरी जो है, डोरी, ये वाली डोरी जो है खींच करके कुछ इस तरह से कर दें और इसकी जो जनरेट हो जाएगी क्या, इसमें स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ है, और जब ये निकल जाएगा, ये तीर निकल जाएगा तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। भाई यहाँ पर स्थिति है ना, पहले स्थिति यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है खींच करके, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। जब ये निकल जाएगा तीर तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाएगी। फिर जो तीर चलेगा ना तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो इसमें दोनों हो जाएगी। इस तरीके से जो है स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी और गतिज ऊर्जा होती है ना। अब ये क्या करता है, देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा इस तरह से भी होती है। आपने देखा होगा, अगर कोई मान के चलिए पत्थर है ऊपर से गिराया नीचे की ओर, तो इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है ना।
इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। और साथ ही साथ अगर मान के चलिए कोई पत्थर हमने यहाँ रख दिया है, ले जा करके कोई पत्थर पहले यहाँ रखा हुआ था और हमने ले आकर के ऊपर छत पे रख दिया, तो इसमें क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। तो हम कह सकते हैं जो अगर हम मान लीजिए रखा हुआ पत्थर है ना, रखा हुआ पत्थर जो है वो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और गिरता हुआ पत्थर क्या है, उसमें क्या है, स्थितिज यानी गतिज ऊर्जा है। इसी तरीके से आपने टैंक, पानी का टैंक देखा होगा, पानी का टैंक ऊपर रखा हुआ, टंकी देखिए ना पानी की, तो उसमें क्या है, पानी में अगर हम बात करें, पानी यहाँ पर क्या गया, ऊपर गया, इसमें गया। अब ये जो पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है ना। अब ये पानी की टंकी जो आप पानी नीचे गिराया मान लीजिए यहाँ से हमने, तो इस पानी में क्या होगी, जो गिरता पानी है उसमें क्या हो गई, उसमें हो गई गतिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर यही होता है, अगर वो स्थिति परिवर्तन कर रही है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा है, और गति के साथ अगर गति उसमें उत्पन्न हो रही है तो हमारी उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। अच्छा, अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई की जो है गुणनफल का गुणनफल होता है, और इन पर जो है निर्भर भी करता है। जैसे अगर मान के चलिए ये पत्थर, ये एक मान के चलिए, ये मान के चलिए ऐसा करके, ये पत्थर अभी यहाँ रखा हुआ है ना, एक ज़मीन के पास में रखा हुआ है, और पत्थर जो है हम जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे ऐसा करके, यहाँ ले गए हम उठा करके, और हमने जो है एक इस तरह से पिलर बनाया, और पिलर के जो है ऊपर ले आकर हमने रख दिया इस तरह से, है ना। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ लेके गए हैं इसको, तो क्या हुआ, अब यहाँ से ले आने में जो यहाँ से ले गए हैं, तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई यहाँ पर, जब ले गए ना स्थितिज ऊर्जा हो गई, पहले स्थिति यहाँ थी नीचे, अब स्थिति ऊपर हो गई है। तो अब क्या कह रहा है, ये देखिएगा किस किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी जितना भारी होगा उतनी इसमें गति स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर भी क्या होता है, निर्भर करता है ना। तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करती है, गुरुत्वीय त्वरण जितना होगा अधिक होगा उतनी ही जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ऊंचाई का गुणनफल, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है देखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है उसी आधार पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है ना। तो ऊंचाई बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा भी उसकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये है। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, सीधा संबंध होता है, ऊंचाई से भी सीधा होता है, द्रव्यमान से भी सीधा होता है। यानी द्रव्यमान जैसा बढ़ेगा वैसे ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गुरुत्वीय त्वरण वैसा जैसा बढ़ेगा वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण जो है उसकी, गुरुत्वीय जो त्वरण बढ़ने के साथ में जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। और अगर बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई जैसे बढ़ेगी वैसे ही जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के पास में होता है ना। जैसे जैसे ये अगर मान के चलिए इस तरह से है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पृथ्वी का मान के चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर अगर हम एक स्थिति यहाँ पर देखें, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जो है अगर मान यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं हम, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, तो वैसे वैसे जो है इसकी क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऊंचाई की नहीं। तो ऊंचाई के आधार पर अलग होता है, ऊंचाई पर क्या करेंगे, ऊंचाई के साथ भी जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जैसे जैसे अगर मान के चलिए स्थिति है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी जो है इसका डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई और गुणनफल, है ना। तो ये होता है। इसमें और संबंध देखेंगे दोनों में क्या क्या होता है। गतिज ऊर्जा और बनाम बस स्थितिज ऊर्जा, यानी के प्लस ये के बनाम वर्सेस पी के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा यह क्रियाशील ऊर्जा होती है, न कि संचित ऊर्जा। इसमें क्या होता है, क्रियाशील होती है, मानी कोई गति क्या हो रही, गति क्या है, एक क्रिया है, उसके माध्यम से जो उत्पन्न हो रही है उसे हम कहेंगे क्रियाशील ऊर्जा, न कि संचित ऊर्जा। ये संचित ऊर्जा नहीं है, ये क्या है, उसकी गति के कारण हो रही है, इसमें संचित ऊर्जा नहीं है। बल्कि स्थितिज ऊर्जा में क्या है, संचित ऊर्जा का उदाहरण है, न कि क्रियाशील का। यानी जो है संचित हो गई ना, इसमें क्या हो गई, हमने यहाँ पर स्थिति से हटाकर पत्थर को जो है ऊपर रख दिया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है इसमें ऊर्जा क्या हो गई, संचित हो गई। भाई पत्थर तो वही है, ना तो इसकी चाल बदली ना कुछ, ये हम केवल इसमें क्या हुआ, स्थिति बदली है। और जब स्थिति बदलती है तो उसमें जो है ऊर्जा का संचय हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पिंड है उसकी क्रियाशीलता के कारण जो है यहाँ उत्पन्न मतलब एनर्जी उत्पन्न हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, संचय के कारण जो है इसकी ऊर्जा का जनरेट हो रहा है। तो ये बात होती है दोनों में। दूसरा क्या होता है, सदैव यह धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होगी, सदैव धनात्मक। अब ये क्या होती है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकती है। भाई जैसे जैसे नीचे जाओगे, अगर मान लीजिए स्थिति ये है ना, तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है ना। यहाँ पत्थर रख दिया हमने, एक नॉर्मल स्थिति है, यहाँ पर पत्थर रखा है ना। अगर आप नीचे लेके जाओगे तो क्या होगी, स्थिति जो कम होती चली जाएगी, ऊपर जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे बहता हुआ पानी क्या है, क्रियाशीलता का ऊर्जा का उदाहरण है। गतिमान बंदूक की गोली क्या है, ये गतिमान जो बंदूक है, बंदूक की गोली है, उसके कारण उत्पन्न हुई ना इसमें गतिज ऊर्जा। ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर या ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, तो इसमें क्या है, सब ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा है। अगर हम बात करें इसको उदाहरण नहीं, तो धनुष की तनी हुई डोर
है ना, स्थिति है, पहले कहीं और थी अब कहीं और हो गई है। रखा हुआ तीर, है ना, डोर पर और रखा हुआ तीर, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग है जो हमारी संचित ऊर्जा है वो देखेंगे। विद्युत मोटर में स्थित ऊर्जा, अब विद्युत मोटर में क्या होती है, स्थित ऊर्जा होती है उसमें भी, है ना। तो ये सब उदाहरण हैं हमारे स्थित ऊर्जा के और ये हमारे उदाहरण हैं गतिज ऊर्जा के, तो ये हमने देखे। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर अगली चीज़ क्या है उसको देखेंगे, कार्य। कार्य को बात करेंगे हम यहाँ पर, कार्य क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बल लगाकर किसी पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करने को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमने बताया था ना वहाँ पर, देखिए वेग, त्वरण और विस्थापन, तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इन्हीं से संबंधित होता है यहाँ पर ये जो चैप्टर है यांत्रिकी, तो उसमें से चैप्टर से संबंधित हैं ये सब चीज़ें। तो बात करते हैं यहाँ पर किसी जो पिंड है, बल है, यहाँ पर पिंड है ना, इसका पिंड का द्रव्यमान जो है जो कुछ भी है, मान लीजिए जो भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बल लगाते हैं यहाँ पे इधर से। अब ये जो है यहाँ से हट करके थोड़ा सा वो यहाँ आ गया है, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब है इसमें कार्य हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, बल लगाकर किसी पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करने को क्या कहेंगे, कार्य। यानी ये इस पिंटू से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है बिंदु तक आ गया है, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, कार्य हो गया है। अगर ये यहाँ तक नहीं आ पाता, विस्थापन नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं इसमें कार्य नहीं हुआ है ना। तो कार्य वही है जो कार्य मतलब विस्थापन, जिसमें विस्थापन हो जाए तो हम ये कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, यानी कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है हमारा, कार्य बल और विस्थापन, यानी जितना हमने बल लगाया है उसका जो है क्या होता है, विस्थापन, और जो है उसका बल और विस्थापन का क्या होता है, कार्य, मतलब कह सकते हैं उसका गुणनफल होता है कार्य, है ना। तो ये होता है, तो हम इस तरह से इसको समझते हैं। अगर हमारा जो है, अगर ये नहीं खिसका है, अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुआ है, तो ये कार्य नहीं कहा जाएगा। कार्य तभी कहा जाता है जब इसका जो है विस्थापन हो जाता है। क्योंकि अगर कार्य देखिएगा यहाँ पर क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल है। इसका मतलब अगर विस्थापन 0 हुआ तो जाहिर सी बात है सब कुछ 0 हो जाएगा, इसका मतलब कार्य 0 हो जाएगा। तो ये है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, विस्थापन भी इसमें यहाँ पर सदिश राशि है और बल भी। अगर मान के चलिए दोनों सदिश राशि हैं, फिर भी जो है हमारी कार्य की बात करें तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। तो ये है। आगे हम बात करेंगे, देखिए हालांकि इसमें क्या है, देखिए F यानी फोर्स जो है, बल, D यानी विस्थापन, दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, परंतु कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अब न्यूटन किसका मात्रक है, जैसे हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, है ना, बल का मात्रक है ना। बल क्या है, बल भाई, बल क्या है, बल हमारा है द्रव्यमान है हमारा ये। अगर हमारा ये द्रव्यमान है, इसमें हम बल मतलब जो क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान है जो हमारा, इसमें जो अगर कोई भी मतलब जो क्या करते हैं, कोई कार्य करके जो है इसमें क्या करेंगे, विस्थापन हो जाता है ना, या हम कह सकते हैं त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है ना। तो बल की दिशा में जब हम बल कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न करने या करते हैं या फिर करने का प्रयास किया जाता है, तो हम उसे कहेंगे बल है। तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि है ना। लेकिन फिर भी जो है बल की अगर बात करें, बल सदिश होने के साथ साथ ही और विस्थापन जो है जब भी सदिश है, तो दोनों जो हैं ये राशियाँ सदिश हैं, लेकिन फिर भी जो है कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है ना, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। तो हमने ये देखा था वहाँ पर। तो बल की अगर हम बात करें तो बल को जो है न्यूटन, बल के मात्रक को किसने दिया था, न्यूटन ने, तो इसलिए इसको जो है बल का मात्रक न्यूटन कहते हैं। और जो विस्थापन की बात है तो उसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर, यानी इसका जो मात्रक हो जाता है अदिश राशि के रूप में, किसका मतलब कार्य का। और चूंकि यह मात्रक जूल ने दिया था, अतः उक्त न्यूटन मीटर को मात्रक को जूल भी कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, और जूल भी कहते हैं। तो ये स्थिति हमने देखी, और हमने देखा भी था कि हमारे जो चीज़ें होती हैं ना, बल और ये जो बल है और कार्य है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सामने उत्पन्न आती हैं, है ना। तो कहाँ थे हम, शक्ति और सामर्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, सामर्थ्य और शक्ति की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं इसको। यानी शक्ति या सामर्थ्य जो है कार्य करने की क्या होती है, दर को ही शक्ति कहते हैं। यानी अगर मान के चलिए जो जूल होता है हमारा, जूल क्या होता है, जो कार्य का क्या होता है, मात्रक होता है। अगर हमारे पास में जूल कार्य करने की दर है ना, तो जूल प्रति सेकंड, यानी जो कार्य करने की क्षमता दर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ये हम कहते हैं शक्ति। तो जूल प्रति सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाट। तो हमारे पास में क्या हो गया, शक्ति या सामर्थ्य को कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी जूल प्रति सेकंड को हम, इसका जो है मात्रक होता है, और इस मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, है ना। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए अश्वशक्ति क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। यदि कोई कार्य 746 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 घंटे तक कर सकता है
है ना। यदि कोई व्यक्ति जो है कार्य क्या कर रहा है, यानी 746 जूल प्रति सेकंड की दर से अगर वो कार्य कर लेता है ना 1 घंटे तक, तो उससे हम कहेंगे उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 1 अश्व शक्ति के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने हो गया, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर ये स्थिति नज़र आती है हमको। अब इस तरह से जब हम बात करें 1 अश्व शक्ति के रूप में 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होती है। जब हम बात करते हैं 746 इस तरह से वाट जो बना, अगर हम बात करें इसमें जो है 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलो वाट, है ना। अगर हम बात करें 1000 वाट के बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट होता है ना। तो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, हमारे 1000 वाट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें 1 किलो वाट को अगर हम घंटे से यानी 1 घंटे से अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। तो हम कहने का मतलब ये है कि 1000 वाट घंटे को ही हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। अब इसको कैसे, उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखते हैं, थोड़ा सा एक इसको एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, एक घरेलू बिजली का संचालन में उसको देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। एक सिस्टम है जहाँ पर एक घर बना हुआ है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये घर बना हुआ है ना। इसमें जो है 4 बल्ब लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। कितने कितने वाट के लगे हुए हैं, 100 वाट के लगे हुए हैं, है ना। ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी और ये भी, चारों कितने लगे हुए हैं, 100 वाट के लगे हुए हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब लगे हैं, लगा दिया हमने। 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं वो, 5 घंटे क्या होता है, प्रतिदिन जलते हैं। अब हम जब 5 घंटे प्रतिदिन जलेंगे तो क्या होगा, अगर हम बात करें 1 घंटे में कितने, जो पहले हम देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, घरेलू बिजली संचालन में यूनिट निकालना कैसे होता है इसको देखेंगे। पहले सूत्र की बात करें तो यूनिट बराबर क्या होता है, वाट। तो वाट हमने ले लिया, हमारे पास 100 के वाट बल्ब, ये बल्ब हैं। घंटे कितने जल रहे हैं उसको हम देखेंगे, और दिन कितने जला हमको ये देखेंगे, और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो वाट हमने देखा, वाट कितने हो गए हमारे पास भाई, अगर हम चारों को जोड़ लें तो 400 वाट हुए, नहीं हुए। तो अगर हम बात करें 100 + 100 + 100 या 100 × 4 ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये वाट हो गए। तो वाट कितने हो गए हमारे पास में, 400 वाट, है ना। वाट अगर एक साथ जोड़ने इसको तो 400 वाट हुआ ना, तो टोटल वाट कितना हो गया हमारा, 400 वाट हो गए, है ना। तो ये वाट आगे निकल के 400 बल्ब, चाहे 4 बल्ब हैं 100 वाट के, तो 400 वाट हुए, नहीं हुए। अगर हम बात करें इसको कंबाइंड कर लें तो घंटे कितने जल रहे हैं, घंटे की बात कर रहे हैं, ये 5 घंटे जो है प्रतिदिन जलता है, 5 घंटे। तो ये घंटे हो गए हमारे 5, है ना। इसके बाद में दिन कितने जलता है, दिन की अगर हम बात करें दिन कितने हैं, तो दिन है हमारे 30, है ना। तो हमारे पास में तीनों चीज़ आ गई, यानी वाट भी निकल कर आ गए, कितने हैं 400, और फिर हमारे पास में घंटे भी कितने आ गए 5। इसके बाद में हमारे पास में क्या आ गए, दिन कितने हैं 30। अब हम इसको क्या है, इसी तरीके से हम जो सूत्र के हिसाब से रखेंगे और इसको जो है सोल्यूशन करेंगे। कैसे, जैसे मान के चलिए, फिर से बता देता हूँ आपको, यानी जो हमारे 400 वाट हुए थे, हो गए ऐसे करके। फिर हमारे पास में घंटे कितने आए थे, डेली कितने कितने चलते हैं 5, है ना। फिर इसके बाद में जो है कितने दिन चलते हैं, वो 30 दिन, तो 30 ये हो गए। अब इसको जो है हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो है इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब हमारा जो है इस तरह से जब करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वही हमारा होता है यूनिट। अब इसको करते हैं मतलब इसको सॉल्यूशन करते हैं कैसे, 1 2 3, तो 1 2 3 सब जीरो ख़त्म हो गए हैं, और हमारे पास में सिर्फ रह गए 4 5 और 3। तो हम क्या करेंगे इसको 4 × 5 × 3, यानी 4 × 5 और × 3। तो क्या मतलब हो गया, 4 पंजे 20 होती है 60, यानी 60। तो हमारे पास में कितने यूनिट आ गए, 60। तो हम कह सकते हैं कि किसी घर में अगर 100 वाट के 4 बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे जलाए जाएँ और 30 दिनों तक लगातार जलाए जाएँ, तो उसकी जो यूनिट बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 60 यूनिट, है ना। और जो लगभग जो है मान के चलिए जो बिल आएगा 5 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर बिल है, तो उसका बिल कितना हो जाएगा, बिल हो जाएगा हमारा 300 रुपया, है ना। इस तरह से, तो इस तरह से कुछ इस तरह से मतलब सामान्य जो हम कह सकते हैं ना, एक कैलकुलेशन होती है एनर्जी की, तो इस तरह से कुछ करते हैं। तो आज के लिए बस मैं यहीं रोकूंगा, और जाने से पहले जो है आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो ये नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें, ताकि जो है वीडियो जो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।